तो दोस्तों मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है। बहुत ही इजी सा एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है और ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसका जो लिंक है चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये चैनल होने वाला है। यहाँ पे क्या आपको फायदा मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, ये जो सेशन पीडीएफ है जो हम लोग आज करने वाले हैं, ये सेशन पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आफ्टर द सेशन। उसके बाद आपको नोट्स वगैरह मिलती रहेंगी। अगर मेरे को कभी भी नोट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ शीट्स मिलती है वो मैं डालता रहता हूँ। साथ में फॉर्मूला शीट्स अगर मैं बनाता हूँ तो भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? टेलीग्राम चैनल को। ऑफ कोर्स गाइज वहां पे ग्रुप भी बना हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट वगैरह पूछना हो तो वहां से भी आप जो है एक्सेस कर सकते हो उसको। तो मेरे को पर्सनली कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो आपको वहां से पूछ सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू आज का सेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाउट पूछने वाली बात मैं आपको लास्ट में ये बताने वाला था, बट मैं अभी बता देता हूँ। अगर आपको डाउट पर्सनली पूछना है, पर्सनली मेरे से डाउट पूछना है, तो आप टेलीग्राम में क्या कर सकते हो। टेलीग्राम की ही मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड गाइस, क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसका जो है विड्थ बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, अगर मैं टेलीग्राम की बात करता हूँ, आपको टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में अगर आप पर्सनली मेरे से डाउट पूछना चाहते हो डीएम करके, डायरेक्ट मैसेज करके, एक तो आपके पास उपाय है। क्या उपाय है सर जी? आप टेलीग्राम ग्रुप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, चैनल से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो बाई एक्सेसिंग द ग्रुप। कोई भी मैसेज पे आप टाइप करके वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लिंक आपको गिवन होगा। अगर ग्रुप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे बाकी बच्चे अगर कोई है वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। और सेकेंडली, अगर ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर रहे हो, आपको पर्सनली मेरे से ही सिर्फ आंसर या मतलब डाउट पूछना है, तो ये जो मैं आईडी देता हूँ, आईडी जो है हमारे पास यहाँ पे किसका, टेलीग्राम का आईडी KRI_SHU_18 हमारे पास ये आईडी है। इसको आप जो है टाइप करना टेलीग्राम, आपके जो है टेलीग्राम ऐप में आपको ये मिल जाएगा। इसी में आपको यहाँ पे डीएम कर देना है मेरे को, अगर कोई भी डाउट वगैरह है आपको तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पास चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर के नाम से ही बहुत कुछ चैप्टर का नाम जो है बता देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म का कुछ चीज है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का चीज है। दोनों को मैंने यहाँ पे मिला दिया है, तो कुछ तो यहाँ पे झोल होने वाला है इन दोनों के बीच, और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है सर जी, कुछ बेसिक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ किसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत यहाँ पे करना चाहता हूँ, जिससे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो पता चल सके। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, नंबर ऑफ magnetic field lines MFL, that is magnetic field lines, number of magnetic field lines passing perpendicularly to an area। एक कोई भी मान लो हमारे पास सरफेस या एरिया है, उस एरिया में से परपेंडिकुलरली कितना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लेते हैं मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये कुछ हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके सर जी, और ये जो है परपेंडिकुलर है विद द सरफेस, परपेंडिकुलर विद द सरफेस है। तो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर जो जो हमारे पास पास करेगी, कितने नंबर पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ओके सर जी, तो ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। अच्छा सर जी, और कुछ बताइए। हाँ बता देंगे। इसका होता क्या है, फॉर्मूला वगैरह कुछ है क्या? हाँ जी है। क्या है फॉर्मूला? अगर मैं बात करता हूँ, इसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। दैट इज इक्वल टू बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए।
डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इधर होता है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको देखूं डॉट प्रोडक्ट है तो मैं बी ए कॉस थीटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहता हूं तो बी ए कॉस थीटा मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट की, किसकी, एसआई यूनिट की, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर, क्या बोलते हैं, वेबर, दैट इज डब्ल्यू बी, इसे हम लोग वेबर बोलते हैं। उससे इसका जो है एसआई यूनिट डिफाइन होता है। ओके सर जी, ओके। अब डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, डायमेंशन भी स्कूल वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है। डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ये जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इसमें जो यूज हो रहा है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज यूज हो रही है। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनकमिंग फ्लक्स को, इनकमिंग फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स अंदर घुस रहा है उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। एंड ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो, बट उसको आपको फॉलो करना होगा। और आउटकमिंग फ्लक्स को, आउटकमिंग कह रहा हूँ, आउटगोइंग जो फ्लक्स है हमारे पास, आउटगोइंग फ्लक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फ्लक्स, तो डेट इज पॉजिटिव हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है। अच्छा, दूसरी बात ये, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेबर होता है, बट अगर मैं सीजीएस यूनिट, डेट इज सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सवेल, एम एक्स, डेट इज मैक्सवेल के बराबर होता है। क्या होता है, मैक्सवेल के बराबर होता है। और एक वेबर जो होता है, क्या होता है, एक वेबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ वन वेबर की, वन वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8, दैट इज 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बी ए इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लक्स की, तो यहाँ पे फाइव मैक्सिमम की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू बी ए और माइनस बी ए इन द केस ऑफ जब थीटा जो है वो हमारे पास पाई हो या जीरो हो, क्या हो, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो या फिर पाई हो, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है। एंड इन केस ऑफ हमारे पास मिनिमम फ्लक्स दैट इज जीरो, तो थीटा जो है हमारे पास मिनिमम फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। एंड उस केस में जो थीटा होगा सबको पता है, कॉस थीटा पाई बाय टू जब हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जीरो बन जाने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, कुछ टर्म्स या कुछ इस तरह से क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ये मिनिमम फ्लक्स की बात कर रहा है। अगर कभी भी हमारे पास ये मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहा है, तो वो कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, दैट इज जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस परपेंडिकुलर टू शीट, तो समझ जाना है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है शीट के, मैग्नेटिक फील्ड इट इज परपेंडिकुलर टू शीट, तो समझ जाना है हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम आने वाला है। एंड अगर कभी कहता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इज पैरेलल टू शीट, इज पैरेलल टू सरफेस, इज पैरेलल टू सरफेस सरफेस सरफेस, या फिर हमारे पास परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर के हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो समझ जाना है यहाँ पे ये होता है मिनिमम फ्लक्स का केस। ओके सर जी, तो ये समझ में आ गया। हाँ जी सर, आप जो कह रहे हो अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। तो ये जो शीट है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई शीट है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से एक एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर होता है, तो कुछ इस तरह से मैंने एरिया वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड ये जो है मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास इस केस में ये क्या है, ये इस केस में हमारे पास शीट है, क्या है, शीट है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एरिया वेक्टर है, क्या है, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, फील्ड वेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास टोटल कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं धीरे धीरे। ओके सर जी, क्या होता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हुआ क्या, मैं एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा ये चीज़। उन्होंने क्या किया, ऐसे ही खेल कूद रहे थे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, ठीक है। उन्होंने एक कॉइल, एक सोलिनॉइड की तरह हमारे पास में रखा हुआ था, जहाँ पे वो एम मीटर लगा हुआ था, वहाँ पे एम मीटर, उन्होंने क्या किया, गलती से एक मैग्नेट जो है कंपास वहाँ पे था, वो स्टोरी आपने सुना होगा। होता क्या है, कोई भी मैग्नेट, अगर मैं कोई जहाँ पे करंट दौड़ रहा है, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई कॉइल वगैरह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वहाँ से अगर मैं
जो है मैग्नेट को पास करवाता हूँ विद अ सर्टेन वेलोसिटी, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी के साथ, तो नॉर्थ से मतलब कोई भी मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ साउथ पोल जा रहा है, तो एक करंट जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो फैराडे जी ने ये जो है पहला चीज़ ऑब्जर्व किया था और उन्होंने 2-3 लॉज दिए थे। मैं डायरेक्टली वो लॉज को आपको बताने वाला हूँ। वो लॉज क्या थे? सबसे पहली बात तो फैराडे जी ने ये जो है सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया था, एंड फैराडेज लॉज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने 2 लॉज दी थी, मैं दोनों को एक-एक करके समझाने वाला हूँ एंड देन आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको हिंदी में समझा दूँगा, आप उसे इंग्लिश में समझ के अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको नहीं, मैं सिर्फ़ आपको जो न्यूमेरिकल डेटा है वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ, और मैं अगर आप बोलोगे तो इंग्लिश वाली हिंदी में मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? फैराडे के 2 लॉज थे। सबसे पहला लॉ अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ की, क्या? फर्स्ट लॉ, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये कहा, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कॉइल मेरे पास है गाइस, ठीक है, उस कॉइल के साथ कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड अगर लिंक्ड है, ठीक है, और कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी कॉइल में से मेरे पास एक कॉइल है और उस कॉइल में उस कॉइल से लिंक जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैं सीधी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कोई कॉइल है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या करंट बनेगा क्लोज्ड सर्किट में। कभी भी वेनेवर, लिख देता हूँ गाइस आपके लिए डेफिनेशन भी, वेनेवर देयर इज अ magnetic field in a coil that is that is changing with time, then a induced इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर करंट will form in the closed closed क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, और अगर मैं न्यूमेरिकली आपको बताने की कोशिश करूँ, मैथमेटिकल टर्म्स में इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी थी, पहला लॉ यही था। दूसरा लॉ इन्होंने दिया, एंड दूसरा जो सेकंड लॉ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्या सेकंड लॉ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इन्होंने ये जो है ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, ईएमएफ मैं लिख देता हूँ पहले, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो रहा है, ये ईएमएफ या फिर जो करंट इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड सर्किट में जो हमारे पास मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर करंट यहाँ पे जो है इंड्यूस हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके सर जी, ये समझ में आ गया, इतना हमारे पास समझ में आ गया है। इसका मतलब अगर मैं इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इन closed closed circuit is directly proportional to the rate of change of हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन्होंने ये चीज बोली सेकेंड लॉ में। तो फैराडे जी ने 2 लॉ दिया, 2 लॉ क्या था कि हमारे पास कभी भी अगर एक कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है एंड वो समय के साथ वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती जा रही है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर करंट फॉर्म होगा, डेवलप होगा उस कॉइल के अंदर, उस क्लोज कॉइल के अंदर, एंड वो जो ईएमएफ या करंट जो है हमारे पास बन रहा है उस कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये 2 लॉ दी थी, फर्स्ट लॉ मैंने आपको समझा दिया, सेकंड लॉ उसी से डिराइव होके आया है, एंड दोनों लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है बेस है पूरी चैप्टर की। तो कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, कभी भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर करंट जो है वो क्या होगा, इंड्यूस
हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। तो अब मेन बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है लेंस लॉ। तो गए दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक नए लॉ के बारे में। फैराडे जी ने अपना लॉ दे दिया। अब एक नए साइंटिस्ट जी आए, उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम था लेंस लॉ। लेंस लॉ, ये जो लॉ है वो क्या बताता है, क्या दर्शाता है, वो हम लोग यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये लॉ क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ, मैंने फैराडे जी ने क्या बोला था, फैराडे जी ने ये कहा था कि कोई भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, ठीक है। इतना उन्होंने कहा था, हाँ जी सर। तो ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इंड्यूस्ड इन दी कॉइल, जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, इन सच अ वे, इन सच अ वे इंड्यूस हुआ है वो, इन सच अ वे, इट अपोजेस इट अपोजेस इट अपोजेस द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, द cause of the cause of change in फ्लक्स, ठीक है। क्या बोलता है सर जी, ये तो आपने इंग्लिश लिख दिया अपना, अच्छा खासा आपने नाम कमा लिया, इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हो, बताओ इसका नाम क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है। उससे पहले आपको बता दूं, ये जो लेंस लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन में आपके स्कूल वगैरह में पूछ लिया जाएगा, तो ये भी बता देता हूँ। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ जल्दी बताओ, एनर्जी गाइज, और क्या होगा, एनर्जी का ही यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है ना, तो एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर ये लॉ जो है वो बेस्ड है, ठीक है, ओके। तो ये क्या कहता है, मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं, मैंने क्या बोला था, कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यही जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अपोज करेगा उसके फ्लक्स के चेंज को, ठीक है, अपोज करेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉइल के पास मैग्नेट ला रहा हूँ, ठीक है, या फिर कॉइल में, सीधी सी बात है, मैग्नेट को मैं कॉइल से दूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा वो, ऐसी इस तरह से वो करंट को बनाएगा कॉइल के अंदर, जिससे मैग्नेट जो है वो पास आए, ठीक है, मैग्नेट जो है वो पास आए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल है। मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को मान लेते हैं, मैग्नेट है एन है, और ये हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास क्या है, ये ऐसे हमारे पास एक कॉइल है, हाँ जी सर। और मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैग्नेट भी है, हाँ जी सर, ये भी सही कह रहे हो आप, एक मैग्नेट मैंने ले लिया है, इसका नॉर्थ पोल है और ये जो है इसका साउथ पोल है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जाओ, ठीक है, दूर लेके जाओ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास करंट बनाएगा, करंट फॉर्म्स so that creates साउथ पोल। तो ये ऐसा करंट हमारे पास कॉइल में बनेगा जिससे वहां पे साउथ पोल क्रिएट हो जाए, एंड हमें पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट करेगी, तो वो एक दूसरे के पास हमारे पास इधर आने वाली है। और सिमिलरली अगर मैं पास लाऊंगा तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जिससे वो दूर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेट अगर पास ला रहे हैं, आई फॉर्म, जिससे दूर जाए, ठीक है। करंट ऐसा बनेगा कॉइल के अंदर जिससे वो जो है हमारे पास यहाँ पे दूर जाए, ठीक है सर जी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब थोड़ा जब हम लोग मैथमेटिकल जो हमारे पास टर्म यहाँ पे दिया गया है उसको समझ जाएंगे तो और भी इजी आपको हो जाएगा। तो ये लेंस लॉ ये कहता है कि जो ई एम एफ जो इंड्यूस हुआ है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। सिर्फ इन्होंने यही कहा। ये जो माइनस साइन है वो क्या सिग्निफाई करता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव रिप्रेजेंट ईएमएफ अपोज करेगा हमेशा। ईएमएफ जो है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने वाला है, ठीक है सर जी, समझ में आ गया है। अपोज दी फ्लक्स हमेशा, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिकली
क्या मतलब है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया गाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्या, यहाँ पे मैं बवाल पॉइंट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे बवाल पॉइंट्स, बवाल पॉइंट्स, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प हो जाएगी अपने क्वेश्चन सवालों में। ठीक है, अगर मान लो मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ, मतलब एन दूर, इंग्लिश वाली हिंदी में लिख रहा हूँ गाइस। ठीक है, एन दूर जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कॉइल जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, साउथ पोल इंड्यूस करेगा। एन दूर जा रहा है तो वो ऐसे करेगा, साउथ पोल इंड्यूस करेगा। ठीक है, साउथ पोल इंड्यूस करेगा, यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस करेगा, तो कौन सा हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास फॉर्म होने वाला है। ठीक है, या फिर नॉर्थ इंड्यूस करेगा मान लेते हैं। ठीक है, अगर एन पास आ रहा है, रहा है, तो क्या करेगा, मैग्नेट चाहेगा, सॉरी कॉइल चाहेगा कि ये जो है हमारे पास एन पास आ रहा है तो वो दूर जाए, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ को ही इंड्यूस कर देगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे वो पास ना आ सके, दूर जाए। सिमिलरली अगर एस दूर जा रहा है तो नॉर्थ इंड्यूस होगा, एस पास आ रहा है तो साउथ इंड्यूस होगा सिमिलरली। ठीक है, ओके। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे सर जी समझाओ। मान लो कि हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस क्या होगा, डॉट इंड्यूस होगा, डॉट इंड्यूस होगा। इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास करंट होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होने वाला है। और सिमिलरली अगर हमारे पास क्रॉस कम हो रहा है तो वो क्या चाहेगा, कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो डॉट जो है वो क्या होगा, सॉरी क्रॉस को ही इंड्यूस करेगा वो। ठीक है, क्रॉस को ही वो इंड्यूस करेगा जिससे क्रॉस बढ़ जाए, तो इस केस में हमारे पास क्लॉकवाइज हमारे पास करंट यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, फ्रॉम मतलब जो है फॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास बवाल पॉइंट, जो कि क्वेश्चन में आपको आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस आपके दोनों लॉज, जिसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें। ठीक है, अब गाइस हम लोग करने वाले हैं किसके बारे में, टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है सर जी, बता सकते हो, बिल्कुल बताएंगे। सपोज करो मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा हाँ अब सही है, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, रॉड है। एक सेकेंड, थोड़ा स्ट्रेट एक रॉड बनाने की कोशिश करता हूँ, बन गया है गाइस। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक मेरे पास यहाँ पे रॉड है, और वो रॉड क्या कर रहा है, मान लेते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक v वेलोसिटी है जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और ये जो है हमारे पास इसका लेंथ मान लेते हैं, जो रॉड का लेंथ है। ठीक है, लॉर्ड पुनीत नहीं कह रहा गाइस, रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कुछ और नहीं सोचना है। ठीक है, ओके सर जी। तो ये मान लेते हैं जो लेंथ है, एल मान लेता हूँ इस रॉड का। ठीक है, और एक हमारे पास मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लेते हैं दैट मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास बी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एट अ टाइम टी, टी बराबर जीरो से मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, एंड टी बराबर टी तक मैं इस रॉड को लेके जाता हूँ, तो जो t बराबर जीरो से t बराबर t तक जाने में एक एक रॉड को विद वेलोसिटी ऑफ v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में रॉड ऑफ लेंथ l t बराबर जीरो से t बराबर t तक जाने में क्या होता है, एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। एंड सर वो ईएमएफ कितना होता है, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ एरिया स्वेप्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टी टाइम में, तो डेट इज इक्वल टू लेंथ टू ब्रेथ के बराबर होगा। लेंथ कितना है, एल है, एंड ब्रेथ की बात करूँ टी टाइम तक जा रहा है वो, तो वी वेलोसिटी टी से लेकर हमारे पास टी तक। ठीक है, वेलोसिटी वी से जा रहा है विद टाइम टी, तो हमारे पास डिस्टेंस भी मिल गया कि वो कितनी दूरी जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ चेंज इन फ्लक्स की, चेंज इन फ्लक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू बी ए, दैट इज बी ए, एंड दैट इज इक्वल टू बी ए, सॉरी बी ए दैट इज वी एल वी टी के बराबर होगा। हाँ जी सर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, हम सबको पता है ईएमएफ किसके बराबर होता है, ईएमएफ एक इंड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू बी एल वी टी अपॉन टी, एंड दैट इज इक्वल टू बी एल वी। तो मैंने डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया है कि कोई भी रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगर वो कुछ टाइम तक
एक t बराबर 0 से लेकर t बराबर t तक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी जाता है, तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दैट ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी के बराबर होता है, वेयर b इज द मैग्नेटिक फील्ड, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड। और ये जो ईएमएफ है इसका अगर फॉर हाई पोटेंशियल, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ आप सबके लिए, जो डायरेक्शन ऑफ, मैं बताता हूँ आपको, v क्रॉस बी डायरेक्शन, v क्रॉस बी मैं करूँगा, v क्रॉस बी मैंने यहाँ पे कर दिया, डायरेक्शन गिव्स हाई पोटेंशियल। जहाँ पे v क्रॉस v का डायरेक्शन होगा वहाँ पे आपका हाई पोटेंशियल मिलने वाला है, किसका, ईएमएफ का। ठीक है, ईएमएफ का हाई पोटेंशियल मिलेगा, एंड ऑपोजिटली मतलब सीधी सी बात है, एंड अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सीधी सी बात, जो इमोशनल ईएमएफ है वो क्या होता है, कोई भी मेरे पास मूविंग रॉड अगर मेरे पास इधर है इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी मेरे पास मूविंग रॉड है इन मैग्नेटिक फील्ड with velocity v can be converted into बैटरी सिस्टम। कोई भी रॉड है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो जा रहा है, तो उसे मैं एक बैटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इससे हम लोगों ने इस कंसेप्ट से, इस टॉपिक से हम लोग को ये सीख मिली है या ये सीखने को मिला है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे किसके बारे में बातचीत, मोशनल ईएमएफ के बारे में बातचीत। वैसे ही एक और कंसेप्ट होता है जिसका नाम है रोटेशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, रोटेशनल ईएमएफ के बारे में। सर ये रोटेशनल ईएमएफ क्या है, अगर मैं कोई भी रॉड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसको मैं रोटेट करता हूँ विद इन कांस्टेंट ओमेगा, विद इन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो वहां पे कंसेप्ट आता है रोटेशनल ईएमएफ का। किसका, रोटेशनल ईएमएफ का कंसेप्ट हमारे पास इधर आता है। एंड उसमें क्या होता है, व्हेन अ रॉड इज मूविंग with a constant ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल ईएमएफ का कंसेप्ट बन के तैयार हो जाता है। और कैसे सर जी, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं अभी इसी वक्त। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक रॉड है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, रॉड है। हाँ जी सर है। तो उसके बाद ये मान लेते हैं हमारे पास t बराबर 0 से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एंड t बराबर t तक यहाँ पे मान लेते हैं मैंने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, कंसिडर किया है, मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, टी बराबर टी की, तो टी बराबर टी में ये थीटा चल गया है, कंसिडर करते हैं ये जो डी थीटा हम लोग यहाँ पे चला है, तो डी टी टाइम हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, डी टी हमारे पास इधर है, एंड ये जो है डी थीटा स्मॉल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वेलोसिटी कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन होगा, बी जो है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो उस केस में, और ये जो वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है, ओमेगा गिवन है। ओके, तो उस केस में हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ, ईएमएफ निकल के आता है, यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं जा रहा, सीधी सी बात है, मैं ईएमएफ लिख देता हूँ। उस केस में हमारे पास जो ईएमएफ निकल के आता है दैट इज इक्वल टू बी एल ओमेगा स्क्वायर, सॉरी बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। ये आता है क्या हमारे पास, किसके बराबर आता है, बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 के बराबर आता है। इस एंगुलर सॉरी ईएमएफ को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी क्रॉस बी जो है वो हायर पोटेंशियल के बराबर देगा। ठीक है, तो ए एंड बी मान लेते हैं, ये कोई एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये जो है हमारे पास पॉइंट है बी, और ए एंड बी के बीच में ये मान लेते हैं एल है। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड, बी ए एंड बी के बीच में एक हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ जो है फॉर्म हो जाएगा, एंड वो जो ईएमएफ है वो किसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज बी एल स्क्वायर ऑफ ओमेगा अपॉन 2 के बराबर होगी। एंड सेकेंडली वी क्रॉस बी जो है डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी डायरेक्शन ऑफ हमारे पास हायर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल देने वाली है। ओके सर जी, तो ये हो गया हमारे पास आज का रोटेशनल ईएमएफ भी कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे हो गया है। अच्छा, ये तो हो गया गाइस हमारे पास रोटेशनल ईएमएफ। हम लोग बात करने वाले हैं मोशन, एक स्ट्रेट कंडक्टर में क्या क्या मोशंस में हमारे पास क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज चेंज होने वाली है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ओके,
अब गाइस कुछ इंड्यूस्ड पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सर ये इंड्यूस्ड पैरामीटर क्या होता है, उसकी अगर मैं यहाँ पे बातचीत करना शुरू करूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो इंड्यूस्ड पैरामीटर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हम लोगों ने अभी देखा था इन अ स्ट्रेट मोशनल ईएमएफ, इन मोशनल ईएमएफ हम लोग को क्या मिला था अभी, मोशनल ईएमएफ के अंदर हमें मिला था जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बी एल वी, बी एल वी के बराबर था। हाँ जी सर ये तो आप सही कह रहे हो। तो इसका मतलब ये है, हमें पता है विथ ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर मेरे को यहाँ पे करंट चाहिए, दैट इज आई इंड्यूस्ड, अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ई एम एफ अपॉन आर कर दूंगा, दैट इज बी एल वी, दैट इज बी एल वी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, वेर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या फिर रॉड, जो भी आप कहोगे यहाँ पे। साथ में हमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ फोर्स, दैट इज बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है, बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा को मैं 1 पकड़ के चल रहा हूँ, साइन 90 है, क्योंकि दोनों का एंगल जो होता है वो हमारे पास एल बी के बराबर का एंगल होता है एंड दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर है तो साइन 90 1 के बराबर होता है। तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स इंड्यूस्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो किसके बराबर है, दैट इज आई इंड्यूस, दैट इज पहले बात तो बी, फिर आई जो है वो कितना था, दैट इज बी एल वी अपॉन आर एंड देन वापस से आर, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से जो एफ इंड्यूस है, सॉरी फोर्स इंड्यूस हो या फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स जो है वो निकल के क्या जाता है, दैट इज एफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के बराबर हमारे पास ये आ जाता है। तो हम लोगों ने करंट निकाल लिया, करंट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया जो कि रॉड के ऊपर लग रहा है। अब एक बार मेरे पास करंट आ गया तो मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, सॉरी मैं आसानी से यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, पावर निकाल सकता हूँ। सर ये पावर क्या होता है, हम सबको पता है पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। हाँ जी सर ये तो आपने सही कहा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई वी, है ना, मल्टीप्लाइड बाई वी। तो और मल्टीप्लाइड बाई वी कॉस जीरो के बराबर होगा, कॉस जीरो के बराबर होगा। क्लियर सी बात है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारे पास पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों को हमारे पास यहाँ पे मैं जीरो पकड़ के चल रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास पावर जो आ गया, पावर इज इक्वल टू ईएमएफ का स्क्वायर मैं कर दूंगा, ईएमएफ का मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा अपॉन आर कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, पावर निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पावर भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया, और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंड्यूस्ड पैरामीटर बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया वैसे ही आपको एक बार घर में भी प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट में क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडक्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर जी ये इंडक्टेंस क्या होता है, ये सब क्या होता है बताएंगे, बट धीरे धीरे करके, जब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे एंड एक एक करके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए दिखेंगे। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस की, दो टाइप के इंडक्टेंस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस की, क्या सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या होता है सर जी बता दो। बिल्कुल बताएंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है जो कि एक सर्किट से कनेक्टेड है, क्या है, सर्किट से कनेक्टेड है। ये ऐसा फिनोमेना है, सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है कॉइल में वो अपोज करता है फ्लक्स के चेंज को उसी कॉइल के अंदर। मतलब आप देखोगे, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बना दिया, एक सर्किट बना दिया है एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने एक बैटरी को लगा दिया है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ये कहता है phenomenon in which coil opposes change in flux इन इटसेल्फ, खुद ही में चेंज इन फ्लक्स को ये रोकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे,
सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉइल में खुद से ही अपने अंदर करंट ऐसे बनाएगा जिससे वो क्या है, फ्लक्स को चेंज ना होने दे या उसको अपोज करे। अगर वो चेंज हो रहा है तो घट रहा है तो बढ़ाए, बढ़ रहा है तो उसे घटने की कोशिश करवाए। इससे हम लोग फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लक्स आता है डेट इज इक्वल टू एल एल आई एस के बराबर होता है, वेयर एल इज दी हमारे पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्टर इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है, सेल्फ इंडक्टर या सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसको। ठीक है, आई जो है वो क्या है, हमारे पास सीधी सी बात है करंट है, करंट है। अगर मैं बात करता हूँ एल का, एल जो है इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है हमारे पास यहाँ पे हेनरी। हेनरी जो है एल यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यूनिट जो है वो क्या है, हेनरी है। क्या है, हेनरी है। ओके सर जी, जिसे हम लोग एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्लक्स के ऊपर या फिर करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं मिली हेनरी की बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं माइक्रो हेनरी की बात करता हूँ, डेट इज 10⁻6 हेनरी के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नैनो हेनरी की, तो डेट इज 10⁻माइनस कितना, -9 हेनरी के बराबर होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, सीधी सी बात है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड ऑफ एन टर्न्स का सेल्फ इंडक्टेंस मेरे को निकालना है। सोलेनॉइड एन टर्न्स मेरे पास उस सोलेनॉइड के हैं, तो मेरे को इसका सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो उस केस में इसका डेरिवेशन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे तो मैं स्कूल के इंपॉर्टेंट में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अभी मैं डेरिवेशन इसका नहीं करवा रहा बिकॉज हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो उस केस में जो फ्लक्स निकल के आता है उसका, तो वहाँ से फ्लक्स आता है इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, एन स्क्वायर सॉरी आई कह रहा हूँ एल पाई आर स्क्वायर आई एस। तो उस केस में ये जो चीज़ होगी हमारे पास, ये निकल के आती है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास पूरी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है एंड क्या चीज़ है, और सोलेनॉइड के ऊपर कितना हमारे पास यहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्टेंस, वो हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ के बारे में। सर ये कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ क्या होता है, अभी हम लोगों ने देख लिया था किसके बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ऐसा फेनोमेना होता है जहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है वो अपोज करता है, मतलब चेंज इन ईएमएफ जो है वो अपोज करता है उसके चेंज इन फ्लक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ, ये क्या होता है सर जी। अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था सेल्फ इंडक्टेंस का, जब हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, उसका जो फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आया था आप सबके सामने। अगर मैं बताऊं आपको, फ्लक्स मान लेते हैं सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो निकल के आया था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड एंड करंट इन दी सोलेनॉइड, जो कि आई इंड्यूस्ड वाला करंट है। ठीक है, ओके। तो मैं एक सर्किट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ आप सबके सामने, और वो सर्किट कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से है। ठीक है, एंड ये कुछ घुमा के मैं वही सर्किट को वापस ला रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा बन गया, फिर से बनाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, घुमा के मैंने वापस लाया है यहाँ पे। ठीक है, एंड वापस से मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, एक स्विच मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे उसे कनेक्ट कर दिया है लूप को। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर से एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, तो हमारे पास एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब वो ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स को। तो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट होगा, अपने आप बन जाएगा, जिसे हम लोग बैक ईएमएफ का नाम देंगे, जो कि अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स इन इटसेल्फ ओनली। ओके, तो अगर मैं इसी इक्वेशन में क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग 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 विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास टाइम क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है फाइव एस। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग dt के साथ, दैट इज टाइम के साथ, इज इक्वल टू हमारे पास d ऑफ dt, हमारे पास d बाई डी टी एल एस आई एस का। ठीक है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास फ्लक्स के ऊपर या फिर करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ। और क्लियर सी बात है, ये जो चीज़ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ई एम एफ का नाम दे सकते हैं, डेट इज इक्वल टू बैक ई एम एफ। तो मैं इसे कुछ इस तरह से ई एम एफ बी बोल दे रहा हूँ, डेट इज बैक ई एम एफ, एंड डेट इज इक्वल टू जो है
सीधी सी बात है लेंथ जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल का, और डी फाई अपॉन डी टी हमारे पास नेगेटिव टाइम्स होता है ना, सीधी सी बात है माइनस ऑफ ईएमएफ, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन इस तरफ लगा देता हूँ, और डी डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सीधी सी बात है ये आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ। और मैं यहाँ पे कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूँ, बैक ईएमएफ ड्यू टू इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड या इंडक्टर के ऊपर हमारे पास कैसे बैक ईएमएफ लगेगा उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो पहले क्लियर कर देंगे स्क्रीन को। हाँ जी सर, क्या होता है हमारे पास बैक ईएमएफ, बैक फॉर्मूला आपको पता चल गया। अच्छा ठीक है, तो बैक ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूँ किसके वजह से, ड्यू टू एक सेकेंड, ड्यू टू बैक ईएमएफ ड्यू टू एक सोलेनॉइड, अगर मेरे पास है क्या है सोलेनॉइड है, या फिर मेरे पास क्या है एक इंडक्टर है, दोनों के केस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आज पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। ओके सर जी, ओके। तो कंसेप्ट नंबर 1 अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है सोलेनॉइड, जिसे हम लोग इंडक्टर भी बोल सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, एक सेकेंड फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा गंदा बन गया था। हाँ, कुछ इस तरह से मैंने क्या बना दिया सोलेनॉइड, या फिर ये बना दिया। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमारे पास एल मान लेता हूँ, और यहाँ से एक करंट जो है वो एंटर हो रहा है, मान लेते हैं उसका जो वैल्यू है वो है आई। ओके, तो अगर 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 इस केस में अगर इंडक्टर अपोज इंक्रीज इन द करंट, इफ इंडक्टर opposes increase in current in I, that is current, by developing by developing by developing by developing an EMF, ठीक है। उस केस में हमारे पास सीधी सी बात है, हमें पता है क्या लगाना चाहिए, एल डी आई अपॉन डी टी लगाना चाहिए। और उस केस में अगर ऐसा हो रहा है कि हमारे पास करंट जो है वो बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि इंडक्टर अपोज कर रहा है इंक्रीज इन करंट को, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है कि करंट जो है वो बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, तो उस केस में हम लोग इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे। उस केस में इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एक ईएमएफ के साथ, एंड उस ईएमएफ को कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे बना दूंगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, एंड हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसका जो ईएमएफ आएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है ईएमएफ इज इक्वल टू एल, दैट इज इंडक्टेंस, और डी आई अपॉन डी टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर करंट जब हमारे पास करंट समय के साथ बढ़ रहा था तब का केस हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। अब जो है मैं क्या लूँगा, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम, क्या लेंगे, ये हमारे पास एल ही है, यहाँ पे मान लेते हैं करंट जा रहा है आई, और मान लेते हैं यहाँ पे करंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ क्या है डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में इंडक्टर या सोलेनॉइड को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारे पास एक ईएमएफ के साथ, एंड उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक ईएमएफ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जहाँ पे ऑपोजिट टर्मिनल होगा, इस केस में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और उसी सेम हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ निकल के आ जाएगा गाइस, दैट इज इक्वल टू हमारे पास एल डी आई अपॉन डी टी, वैल्यू तो सेम रहेगी ईएमएफ की, बट हाँ इंडक्टर जो है ईएमएफ डेवलप टू सपोर्ट करेगा, इंडक्टर सपोर्ट करेगा, इस केस में क्या करेगा, यहाँ पे इंडक्टर सपोर्ट करेगा, एक सेकेंड, इंडक्टर सपोर्ट्स द जो है यहाँ पे ये डेवलप करेगा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, सीधी सी बात है हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। थर्ड कैटेगरी जहाँ पे हमारे पास करंट कांस्टेंट हो, उस केस में इफ करंट इज कांस्टेंट, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर करंट कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रहा है समय के साथ ना ही घट रहा है समय के साथ, तो उस केस में जो डी आई अपॉन डी टी है उसकी वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, शून्य जो है हमारे पास वैल्यू होता है, एंड उस केस में जो ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे जनरेट होगा, बैक ईएमएफ 0 के बराबर जनरेट होगा। तो सीधी सी बात है मैं
उस केस में जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, एक शॉर्ट वायर से, किससे, एक शॉर्ट वायर से। तो ये हो गया हमारे पास बैक ईएमएफ का कंसेप्ट। एक छोटू सा एकदम लिल्लू पिल्लू सा हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक होल्ड बन जाए क्वेश्चन का, जिससे आप आगे कर सको। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के ओर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी थी। क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि एक करंट मेरे पास दिया हुआ है 10 एम्पियर का। करंट क्या दिया हुआ है, 10 एम्पियर का दिया हुआ है। डिक्रीजेस विथ टाइम। मान लेते हैं यहाँ पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक 10 एम्पियर का करंट वो क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग विथ टाइम 2 एम्पियर पर सेकेंड। 2 एम्पियर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमें क्या निकालना है, फाइंड वी ए बी, मतलब हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। कुछ इस तरह से सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, वी ए है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, हाँ मैंने लगा लिया रेजिस्टेंस, मान लेते हैं एक, क्योंकि बना दिया तो लगा ही लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है जिसका जो है हमारे पास 10 वोल्ट का है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक इंडक्टर है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जाके हमारे पास टर्मिनल खत्म होता है वी बी के साथ। ठीक है, ये जो इंडक्टर है एल मान लेते हैं गिवन है हमारे पास 4 हेनरी का। हमें क्या करना है, एक करंट यहाँ से जा रहा है, मान लेते हैं वो करंट कुछ इस तरह से है, और वो समय के साथ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, और वो टाइम कितना, 2 एम्पियर पर सेकंड से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे गिवन है डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकंड। क्या, 2 एम्पियर, सॉरी हाँ 2 एम्पियर पर सेकंड यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, बैक ईएमएफ निकालना है। क्लियर सी बात ये है, क्या निकालना है, बैक ईएमएफ निकालना है। और बैक ईएमएफ निकालने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर मेरे को यहाँ पे बैक ईएमएफ दैट इज ईएमएफ मेरे को निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू वी ए बी, सीधी सी बात यही होगी। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, एल एस आई दैट इज डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है, डी अपॉन डी टी के बराबर होता है। इन दिस केस में एल आई गिवन है 4 हेनरी मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग एज टाइम हमारे पास 2 है। तो क्लियर सी बात है हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 8 एम्पियर का आंसर। क्या, 8 एम्पियर, सॉरी 8 वोल्ट का हमारे पास इधर आंसर आ जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप किसी बच्चे ने अगर ऐसा कर लिया है तो वो सरासर गलत है। बिकॉज गलत तो नहीं है, ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है। क्या, बैक ईएमएफ मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, सीधी सी बात है। अब मेरे को वी एंड वी बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, इसीलिए हमारे पास जो आंसर है वो अभी तक क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक 10 वोल्ट था, मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे, सीधी सी बात है, सर्किट को वापस से। और मैंने क्या कहा था, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है समय के साथ अगर डिक्रीज हो रहा है और बैक ईएमएफ हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो सीधी सी बात ये है, मैं यहाँ पे एक कुछ इस तरह से एक वोल्टेज लगा दूंगा। मतलब मैं अब जो है इसे हटा के एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक बैटरी लगा सकता हूँ, एंड जो बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरह का पॉजिटिव यहाँ पे होगा, एंड वो जो है 8 वोल्ट का हमारे पास इधर होने वाला है, क्योंकि दोनों सेम साइड के हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 18 वोल्ट का। कितना, 18 वोल्ट का हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 18 वोल्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट का एक बैटरी है एंड दूसरा हमारे पास 8 वोल्ट का है। अगर मैं अब जो है चाहूँ, अगर मैं, हमें पता है कि एक टर्मिनल में एक पूरे वी एंड वी बी के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो समान होता है। तो उस केस में अगर मैं देखूँ वी ए, ठीक है, माइनस 10 इंटू 10 क्यों किया, कहीं सेम डायरेक्शन में थे, आपको किरचॉफ रूल याद होना चाहिए। तो 10 इंटू 10 किया, फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा बैटरी से निकल रहा है, वी ए से वी बी जब जा रहा हूँ तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल से हमें निकलना पड़ रहा है, तो +10 प्लस +8 इज इक्वल टू हमारे पास वी बी। और यहाँ से क्लियरली वी ए माइनस वी बी हमें निकालना था, वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू वी ए बी, एंड उस केस में हमारे पास कितना आ जाता है, 100 हमारे पास कितना, -77 आए ना गाइज, 1800 अगर मैं करूँगा यहाँ पे 18, 100 माइनस कितना, 100 माइनस 18 करना पड़ेगा, इट कम्स आउट टू बी समथिंग देख लेना गाइज आप। ठीक है, 100 माइनस कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना, दैट इज 77 आई गेस होगा हमारे पास यहाँ पे।
अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना आ रहा है, 82 आ रहा है, 77 कर रहा था, 82 हमारे पास इधर आना चाहिए आई गेस। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 82 आ जाता है निकल के हमारे पास फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बैक ईएमएफ का पूरा कंसेप्ट क्या करना है। कभी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे एक बैटरी के साथ विद नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले पेज में। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास करंट इंक्रीज हो रहा है तो भी हम लोग रिप्लेस करेंगे उसको एक बैटरी के साथ, और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में कैसे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो कि अपोज करने वाला है। तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे अच्छी तरीके से, हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट सारी क्लियर हो गई हैं। अब जो है हम लोग मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है एनर्जी स्टोर्ड। क्या होने वाला है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। चलिए देख लेते हैं क्या है टॉपिक। एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में कितना एनर्जी, जैसे कैपेसिटर में हमारे पास एनर्जी स्टोर हुआ था, वैसे ही हमारे पास इंडक्टर में भी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है। इसका डेरिवेशन जो है बहुत ही छोटा सा है। मैं डेरिवेशन का अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैं अभी पढ़ा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। एनर्जी स्टोर जो है गाइस हमारे पास इंडक्टर में, वो एक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या मैं बता दूँ? एनर्जी स्टोर्ड जो है इन इंडक्टर is in the form of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो सीधी सी बात ये है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो एल डी आई अपॉन जो हम लोगों ने बैक ईएमएफ निकाला था ना गाइस, ये क्या हो जाता है, कंज्यूम दी वोल्टेज। सर क्या मतलब इसका? एनर्जी स्टोर्ड, अगर हम लोग आई मान लेते हैं, आई बढ़ रहा है तो वर्क डन हमारे पास हो रहा है, क्योंकि गाइस समय के साथ अगर करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारे पास वर्क डन जो है वो भी हो रहा है। और वर्क डन जो है जो हो रहा है वहाँ पे, वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे पास पूरे सर्किट में। तो सीधी सी बात ये है, अगर ये कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब वी माइनस मान लेते हैं, मेरे पास है वी माइनस यहाँ पे एल डी आई अपॉन डी टी बराबर होगा जीरो के, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके ये जीरो हमारे पास हो जाएगा। क्लियरली बात है, यहाँ पे हमारे पास v इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर आ जाता है। कैसे मैं सर ये सब लिख रहा हूँ, एक सर्किट बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी को लगा दिया है, एंड साथ में ऐसे। तो जब मैं इस स्विच को क्लोज करूँ, क्या करूँगा, इस स्विच को क्लोज करूँगा तो यहाँ पे करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, करंट दौड़ेगा। और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पाया जाता है। ठीक है सर जी, ये मान लेते हैं हमारे पास एल है। तो सीधी सी बात ये है, करंट अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो ये वर्क डन हमारे पास कहीं ना कहीं हो रहा है। और अगर वर्क डन हो रहा है तो हमें पता है आई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर वर्क डन हो रहा है तो हमें पता है कि जो स्मॉल वर्क डन, मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज पी डी टी के बराबर होता है, दैट इज पावर डिलीवर, और डी टी के बराबर होता है। हाँ जी सर, तो क्लियर सी बात है, पावर कितना है, दैट इज वी आई के बराबर होता है, वी आई के बराबर होगा। हाँ जी सर, वी आई के बराबर होगा। तो क्लियर सी बात है, हमारे पास वी तो जो भी था, एंड उसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे, सीधी सी बात ये है, सॉरी वी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, एल डी आई अपॉन डी टी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। एंड साथ में मैंने यहाँ पे आई डाल दिया और डी टी यहाँ पे वापस से कर दिया है। तो डी टी से डी टी हमारे पास कैंसिल हो गया है। तो क्लियर सी बात ये है, अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ इसको, स्मॉल वर्क डन जो निकल के आ जाता है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू एल डी आई, सॉरी एल आई डी आई के बराबर आता है। ठीक है, स्मॉल वर्क डन, अगर मेरे को पूरा कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो फॉर डैट हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जस्ट टू गेट द टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक, मान लेते हैं जीरो से लेकर आई नॉट तक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई नॉट जो है हमारे पास टोटल करंट है जो कि पास कर रहा है वहाँ से। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, टोटल वर्क डन मेरे पास निकल आएगा। तो वहाँ से जो वर्क डन है वो हमारे पास स्टोर हुआ है एनर्जी के फॉर्म में, वहाँ से हमारे पास जो आ जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे आई स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, सीधी सी बात है, आई स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टर आएगा। एंड वहाँ से मैं ये कह सकता हूँ आई नॉट स्क्वायर, यह आ जाता है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट पेज में आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताता है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी एनर्जी डेंसिटी की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एनर्जी डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ इन एन इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनर्जी मतलब एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, हाफ एल आई का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, मान लेता हूँ मैं हमारे पास
जो भी होगा V होगा मान लेते हैं यहाँ पे, एंड उस केस में हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी हो, हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर है उसका वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे देंगे, दैट इज एरिया इंटू लेंथ करके हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम डाल सकते हैं। जब आप सॉल्व करोगे फॉर एन इंडक्टर, जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाता है, दैट इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर और इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर आता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट और है सीरीज पैरेलल का, आपको ध्यान रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अगर मैं कोई भी दो प्लस, ठीक है, एक हमारे पास L1 है और ये L2 है, सीरीज में मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको, तो उस केस में जो हमारे पास L इक्विवेलेंट आता है LS दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 आता है। एंड अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर मैं पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ दोनों को, L1 और यहाँ पे L2 है, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस का इस पूरा फॉर्मूला है, दैट इज L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 के बराबर आता है। छोटा छोटा फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है जिससे आप एग्जाम में भूलो ना और आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रहे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट का जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। सीधी सी बात ये है, नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है म्यूचुअल कुछ होने वाला है, इसका मतलब दो चीज़ इंक्लूड होने वाली है। गाइस म्यूचुअल का मतलब होता है कभी भी दो चीज़ इंक्लूडेड हमेशा होगी। अब जैसे मान लेते हैं आप और आपके दोस्त हो, ठीक है, आप क्लास में बैठे हो, क्लास बोरिंग लग रही है, कोई अच्छे से पा नहीं रहा या समझ में आ नहीं रहा है, बहुत पक चुके हो, क्या सर ये फिजिक्स अल्फा बीटा गामा क्या है सर, ये हटाओ यार इसको, ठीक है, ऐसा सोच के आप क्या सोचते हो, आपको जाना है बंक पे। तो आप क्या बोलते हो, अपने दोस्त को जाके बोलते हो, भाई जो पास में बैठा है जाकर जाना नहीं चाहिए, पास में बैठा होगा, आप कान में बोलते हो, भाई भाई चलते हैं यार, बहुत बोरिंग लग रहा है, निकलते हैं यहाँ से, बोलते हो। अब आपने उस चीज़ को बोला, आपने उसको इन्फ्लुएंस किया और वो जो है मान भी गया उस बात में, तो ये क्या हो गया, एक म्यूचुअल यहाँ पे बातचीत हो रही है और दोनों ही यहाँ पे सहमत ही जना रहे हो या दोनों ही सहमत हो इस बात से। तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल हमारे पास कुछ चीज़ें हो रही है। वैसे ही अगर मैं दो कॉइल के बीच में हमारे पास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉइल 1 हमारे पास चेंज इन फ्लक्स, मान लेते हैं हमारे पास कॉइल 1 है, ठीक है, कॉइल 1 क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे देख के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कॉइल 1 क्या करता है, कॉइल नंबर 1 जो है अपोज करता है, क्या करता है, अपोजेस चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या करता है, अपोज कर रहा है, जिससे वो चेंज मतलब अपने कॉइल 1 जो है वो फ्लक्स के चेंज को नहीं चाहता है ड्यू टू इट्स ओन करंट, ड्यू टू इट्स ओन करंट की वजह से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो चीज़ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंडक्शन बोलते हैं या सिंपल इंडक्टेंस बोलते हैं। हाँ जी सर। तो गाइस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, इस केस में हमारे पास क्या करता है कि कॉइल 1 के फ्लक्स के चेंज को कॉइल 2 अपोज करेगा, कॉइल 1 के फ्लक्स के चेंज को कॉइल 2 अपोज करेगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस इन कॉइल 2 अपोजेस, जो हमारे पास यहाँ पे कॉइल 2 में करंट बना, कॉइल 2 का इंड्यूस्ड करंट, जो कॉइल 2 का इंड्यूस्ड करंट है ना सर जी, वो क्या करता है, अपोज करता है, अपोज चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल 1। इसका मतलब ये, अगर कॉइल 1 का ही करंट, कॉइल 1 का करंट जो है वो अपोज कर रहा है चेंज इन फ्लक्स की कॉइल 1 में ही, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। बट कॉइल 2 का करंट अगर अपोज कर रहा है चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल 1, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ इससे सिंपल भाषा में मैं समझा पाऊंगा नहीं आई गेस, बट ट्राई करते रहेंगे हम लोग जब तक आपको समझा ना पाऊँ, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने ट्राई किया था गाइज आपको समझाने की, बट अगर आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ गाइज नीचे ही आपको एक ना थम्सअप का बटन मिल रहा होगा, नहीं थम्सअप याद करके आपको पीने नहीं लगना, कहीं भी जाके गाइज लेक्चर छोड़ के चले गए,
ऐसा नहीं है, बाद में पी लेना वो सब चीज़ें। आपको क्या करना है, यहाँ पे थम्स अप के बटन को, लाइक बटन को क्लिक कर देना है, जिससे मेरे को थोड़ा सा प्यार आप सबका मिल सके, ठीक है। तो मैंने आपको समझा तो दिया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहाँ पे। सेल्फ इंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, एक मान लेते हैं मेरे पास कॉइल है, कॉइल का ही जो करंट बन रहा है वो अपोज कर रहा है चेंज इन फ्लक्स उसी कॉइल के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो जो कॉइल 2 में जो करंट बन रहा है ना, कॉइल 2 में जो करंट बन रहा है, इसका मतलब आपका दोस्त के अंदर जो हमारे पास बातचीत हो रही है बंक मारने का, वो क्या कर रहा है, आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है बंक मारने के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब कॉइल 2 का जो करंट इंड्यूस हुआ है वो अपोज कर रहा है चेंज इन फ्लक्स को इन कॉइल 1, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। अब मैं यहाँ पे स्कूल वाली लैंग्वेज में, जिसे आप डेफिनेशन बोलते हो, उसकी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। सीधी सी बात ये है, करंट इंड्यूस इंड्यूस्ड इन कॉइल opposes change in flux in another coil is called MI का मतलब रेडमी का फ़ोन नहीं गाइस, MI का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर जी समझ में आ गया, ये तो हो गया हमारे पास स्कूल वाली भाषा में आपका डेफिनेशन। अब सर जी ये समझ में आया कि जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स का चेंज है, एक सेकेंड, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो फ्लक्स का चेंज है इन कॉइल 2, दैट इज सॉरी, जो फ्लक्स का चेंज है हमारे पास कॉइल 1 में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास करंट इंड्यूस इन कॉइल 2। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाता हूँ, तो कॉइल 1 जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है कॉइल 1 में इज इक्वल टू MI2 के बराबर, और वहाँ पे जो M है, ये जो M है दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है। वैसे ही गाइस जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का L था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे N है, ठीक है। तो क्लियर सी बात ये हो गई। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, यूनिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हेनरी ही है, और ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है पूरा कंसेप्ट। अब जो है एक टॉपिक के बारे में एक छोटा सा हम लोग बातचीत करेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्टर था, मतलब L की वैल्यू और M की वैल्यू दोनों को रिलेट करने के लिए एक छोटा सा कांस्टेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कपलिंग को सोच के कुछ और मत सोचने लगना गाइस, अभी आपको कपल बना नहीं है, थोड़ा पढ़ लो फिर कपल वपल बना लेना अपना जो भी बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट की, ये क्या होता है, ये क्या करता है, रिलेट्स सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टर को, ओके। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं टू कॉइल है, एक का जो सेल्फ इंडक्टेंस है मतलब L1 वैल्यू होगी, और एक का हमारे पास L2 वैल्यू है। तो उस केस में जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है, क्या निकल के आता है, फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू M इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 L2 के बराबर आता है। K जो है यहाँ पे क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट है। K क्या है हमारे पास इस केस में, कपलिंग कांस्टेंट ही हम लोग यहाँ पे नाम देंगे इसको, कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर हमारे पास कहाँ तक होती है, 0 से लेकर हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, 0 से लेकर 1 तक होती है हमारे पास, ठीक है, 1 तक हमारे पास इधर होती है। तो ये तो हमारे पास समझ में आ गया कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। एंड सीधी सी बात ये है, हमारे पास रिलेट कर दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस को। आप देख सकते हो यहाँ पे M लिखा हुआ है एंड यहाँ पे L1 और L2 है, तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों रिलेट हमारे पास हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में, एंड वो क्या है हमारे पास, मैं बताना चाहता हूँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं डेरिवेशन कराऊंगा नहीं, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दूंगा जिससे आपको सिर्फ ध्यान रह सके। मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, मेरे पास एक कॉइल है और एक बेस लाइन पहले बना लेता हूँ, ठीक है, एक बेस लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, बहुत ही घटिया किस्म का बेस लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया है गलती से, बट कोई बात नहीं, मैंने इसको करेक्शन कर दिया है। दूसरा एक छोटा सा कॉइल मैं यहाँ पे ले लूँगा, मान लेते हैं कुछ इस तरह से मैंने कॉइल ले लिया, दूसरा कॉइल, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका जो है रेडियस हमारे पास R1
एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स वो है N1, ठीक है। एंड उसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास इसका जो है R2 है एंड नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो उस केस में मान लेते हैं R2, ठीक है। हम लोग, मैं कंसिडर ये कर रहा हूँ, कोई भी छोटा होगा। जो फ्लक्स हमारे पास इधर स्मॉलर कॉइल में होता है ना, फ्लक्स इन स्मॉलर कॉइल, फ्लक्स इन स्मॉलर कॉइल इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L। मान लेते हैं द लेंथ ऑफ दोनों का सेम है तो L मैंने मान लिया है L। पाई आर टू का स्क्वायर आई के बराबर होता है। एंड इस केस में ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आती है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखनी है। कैसे आया था, सीधी सी बात है, फ्लक्स को आप कैलकुलेट करोगे बाई यूजिंग, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को डाल के आप जब करोगे तो ईजी सी बात है, आपके पास यहाँ पे वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो स्मॉलर कॉइल का जो हमारे पास यहाँ पे है वो बड़े वाले कॉइल का हमारे पास यहाँ पे होगा। तो सीधी सी बात ये है, R2 दे रहा है तो R1 जो है हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं बड़ा है किससे, R2 से। तो उस केस में मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर करेंगे एंड देन निकाल सकते हो आप, सीधी सी बात ये है, ठीक है। R1 R2 के बराबर है, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो दूसरे का मतलब, अगर मैं स्मॉलर कॉइल को पकड़ रहा हूँ तो हमारे पास रेडियस लेना पड़ेगा बाहर वाले कॉइल का। एंड देन फ्लक्स के चेंज इन करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो किसका होगा, बाहर वाले कॉइल का हमारे पास होने वाला है। तो ये वाला भी आपको रिजल्ट याद रखना है, सीधी सी बात है, सिर्फ आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से ध्यान में आना चाहिए, बाकी तो और कुछ बात है ही नहीं, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ बहुत कुछ टॉपिक्स को हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टर के बारे में, कुछ बातचीत करेंगे एंड देन पूरे सेशन को हम लोग एंड करने वाले हैं। ओके, चलिए गाइस बात कर लेते हैं हम, अब हम लोग किसके बारे में, इंडक्टर के बारे में। सर इंडक्टर तो आपने पढ़ा दिया, अब क्या बात करनी है। इंडक्टर जो होता है ना गाइस, हम लोगों ने पढ़ा इंडक्टर क्या होता है, जो कि चार्जेस को, जो कि करंट चार्जेस को स्टोर करता है, ठीक है। गलत बात। कैपेसिटर का काम है चार्जेस को स्टोर करना, इंडक्टर का काम है चार्जेस को, करंट को हटाना, वहां से अपने अंदर स्टोर ना होने देना, इसका काम यही होता है, ठीक है। अब सर जी, ये जो इंडक्टर होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कैसे कैसा टाइप का, एक होता है हमारे पास आइडियल इंडक्टर, और दूसरा होता है हमारे पास किसका, रियल इंडक्टर। एक होता है रियल और एक आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है, अच्छा बच्चा, और रियल मतलब क्या होता है, हम जैसे बच्चे। हम जैसे मतलब सर जी क्या होता है, मतलब जो गंदे मतलब बदमाशी करते हैं, नटखट होते हैं, बेकार से काम करते रहते हैं पढ़ाई के अलावा, ठीक है। आइडियल इंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो, जीरो हो, बट इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास हो सकता है नॉट जीरो, बट हाँ रेजिस्टेंस विल बी जीरो, इतना हमें पता है। और रियल इंडक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी रहता है और जीरो के बराबर नहीं होता है, एंड इंडक्टेंस भी हमारे पास रहता है, वो भी जीरो के बराबर नहीं होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपना, दो टाइप के उन्होंने देख ली कौन से होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आइडियल की, किसकी, आइडियल इंडक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो, उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में मान लेते हैं हमारे पास एक, मैं सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर्किट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा बैटरी लगा दिया, स्विच लगा दिया है, ओके। समय के साथ साथ जब मैं बैटरी को स्विच ऑफ करूंगा, समय के साथ साथ ये करंट बढ़ेगा तो हमारे पास यहाँ पे फ्लो होगा, और मैं इस इंडक्टर को क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, एक ईएमएफ बैटरी के साथ। तो E इज इक्वल टू हमारे पास L di अपॉन dt के बराबर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे KVL लगा दूँ, KVL इन लूप दिस पर्टिकुलर सर्किट में अगर मैं KVL लगा दूँ, जिसमें समेशन ऑफ जो वोल्टेज है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो उस केस में हमारे पास सबसे पहला एक करंट ईएमएफ दिख रहा है E, एंड उसको मैं रिप्लेस करके क्या लगा सकता हूँ, एक बैटरी लगा दूंगा, डेट इज इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt डेट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्लियरली बात है, हमारे पास क्या आ गया, L di/dt के बराबर हमारे पास EMF आ जाता है, ओके। समझ गया सर, आगे बताओ। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ एक चीज़ मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, क्या सर जी बताइए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ E/L ले लिया और dt इधर है, एंड उस तरफ क्या है हमारे पास di है,
दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्लियर सी बात है हमारे पास क्या निकल के आता है, ई एम एफ टी था, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे ऑफकोर्स एल है इज इक्वल टू आई के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या आता है, एक लीनियर ग्राफ आता है किसके बीच का, अगर मैं करंट और अगर मैं यहाँ पे टाइम के बीच का ग्राफ बनाता हूँ तो एक लीनियर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी सर, वो तो आपको दिख भी रहा है। और ये मान लेते हैं एक लीनियर ग्राफ है जिसका जो स्लोप है हमारे पास डेट इज इक्वल टू टैन थीटा, डेट इज इक्वल टू ई, डेट इज ई एम एफ अपॉन एल इंडक्टेंस के बराबर होता है। तो इस केस में आइडियल इंडक्टर के केस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, बट रियल लाइफ में जो सब कुछ आप मूवीज में देखते हो वैसा होता नहीं है। तो सिमिलरली हमारे पास इंडक्टर के केस में भी यहाँ पे अगर मैं रियल इंडक्टर की बात करूँ तो वैसा नहीं होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये रियल इंडक्टर की, किसकी, रियल इंडक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले रियल इंडक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंडक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है और जीरो के बराबर नहीं होता है एंड इंडक्टेंस भी हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होता है, ये तो पता चल गया। हाँ जी सर, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे डीसी, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक डीसी सोर्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर एल सर्किट भी हम लोग इसको चीज़ को बोलेंगे। यहाँ पे अगर रियल इंडक्टर है तो आर की कोई वैल्यू होगी तो इसे हम लोग आर एल सर्किट बोलते हैं, जो कि एक डीसी सोर्स पे काम करता है, डीसी सोर्स पर डायरेक्ट करंट सोर्स पे हमारे पास काम करता है। ओके, मतलब काम करने के केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल मतलब एक सर्किट बना देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ सके। एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंडक्टर है तो इसके पास एक रियल इंडक्टर है तो एक पर रेजिस्टेंस इसके पास होगा, बिकॉज जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल इंडक्टर हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट हम लोग आइडियल वे में लेते हैं, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, सर्किट बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर और इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास एल है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारे पास प्लस ई का एक ईएमएफ मैंने लगा दिया है। जब मैं स्विच को मतलब ऑन कर दूंगा ऑफकोर्स, तो क्या होगा, सीधी सी बात ये है, यहाँ पे एक करंट दौड़ना चालू होगा, आई करंट दौड़ रहा है। ओके सर जी, ध्यान से देखोगे ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है। हाँ जी सर, तो इसका जो ईएमएफ है मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ईएमएफ जो है बैक ईएमएफ डेट इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, ये तो सही कह रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, जहाँ पे वहाँ पे भी मैंने केवीएल लगाया था तो यहाँ पे केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो लगाऊंगा, केवीएल ऑन लूप। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी इक्वल टू शून्य, दैट इज जीरो। तो कैसे बनाएंगे इसको, जीरो के बराबर कैसे करेंगे, प्लस ई पहले तो आएगा हमारे पास वोल्टेज जहाँ से निकल रहा है, माइनस आई और माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर जीरो, इसके बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, सीधी सी बात ये है। अब मैं क्या करूँगा, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। हाँ जी सर, सही कहा आपने। अब मैं क्या करूँगा, डी टी को और डी आई को अलग करूँगा, सीधी सी बात ये है। तो डी टी और डी आई को अलग करने के लिए मैंने क्या किया, सीधी सी बात है, डी टी को इस तरफ दे दिया एंड एल अपॉन ई माइनस आई आर डी आई, इसको मैंने अलग कर दिया। दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। आपको पता होना चाहिए लीनियर में इंटीग्रेशन करने से क्या आता है, आपको पता है। यहाँ पे एक जो है हमारे पास लॉग वाला टर्म आ जाएगा, माइनस टी मैंने यहाँ पे ले लिया है, इज इक्वल टू एल अपॉन माइनस आर एल एन ई माइनस आई आर। और यहाँ से कहाँ तक जाना है हम लोग, जीरो से लेकर आई तक हम लोग इंटीग्रेट इसे कर रहे हैं। इंटीग्रेट जब हम लोग कर देंगे एल इज इक्वल टू लॉग ई माइनस आई आर अपॉन के साथ हमारे पास यहाँ पे ई भी आ जाने वाला है, ई भी हमारे पास इधर आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास कुछ इस तरह से मैं लिखने वाला हूँ इसको, कुछ इस तरह से, बिकॉज लॉग के अंदर ही मैं जो है यहाँ पे हमारे पास आता है। ओके, तो ये तो गाइस हमारे पास समझ में आ रहा है। अब सीधी सी बात है, ये मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैं इस लॉग को जो है शिफ्ट कर दूंगा, लॉग को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या मिलने वाला है बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर मैं एल को उस तरफ शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड, तो मेरे को क्या मिलेगा, सीधी सी बात ये है, ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ई अपॉन
माइनस आई आर के बराबर बचेगा। हाँ जी सर। तो अगर मैं इस तरफ इसको ले लेता हूँ, इस तरफ अगर मैं इसको ले लूँगा, क्या करूँगा, इस तरफ अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा इसको, अब मेरे को करंट की वैल्यू चाहिए ना, तो करंट की वैल्यू के लिए जो आ जाएगा यहाँ पे लेने के बाद ई अपॉन आर आएगा। हाँ जी सर। वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर आ जाएगा, जो करंट हमारे पास निकल के आना चाहिए वो। ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। डेरिवेशन मैंने अच्छी तरीके से आपको करवा दिया है। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ एक बार गाइस रिपीट करके वापस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो जब इस डेरिवेशन को उन्होंने पूरा किया तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू आई थी, हमारे पास कितनी आ गई थी, एक एक्सपोनेंशियल करंट हमारे पास फॉर्मूला आया था, या एक्सपोनेंशियल हमारे पास एक फंक्शन आया था, ई अपॉन आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर हमारे पास इधर आ गया था। ठीक है। तो अब मैं ध्यान से एक चीज़ दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। यहाँ पे एल अपॉन आर को एक छोटा सा टर्म दिया जाता है, एल अपॉन आर को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास बोला जाता है। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ उस चीज़ को, आई बराबर के क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर वन माइनस ई टी अपॉन टाउ के बराबर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। और इसी को अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम को इसी केस में, इस फॉर्मूला में अगर मैं टी को जीरो को तरफ टेंड कराऊंगा तो आई भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। कैसे गाइस बताओ। अगर मैं टी करूँगा यहाँ पे टी की पावर जीरो हमारे पास होने लगेगी, बिकॉज ई टू द पावर टी है, तो वो जीरो हमारे पास वन को टेंड करेगी। वन माइनस वन जीरो होगा, तो आई बराबर जीरो, मतलब आई बराबर जीरो हो जाएगा। यस। अगर मैं टाइम को इन्फिनाइट को टेंड करवाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास आई मैक्सिमम मिलता है, एंड इन दैट केस दैट इज इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर होता है, और मैं बताने वाला हूँ, ये जो वैल्यू आती है ना, ये अपॉन आर रख के, ये एक वैल्यू हमारे पास बहुत अच्छी खूबसूरत आती है। जब हम लोग रखेंगे इधर आई इज इक्वल टू 0.63 आई मैक्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, जब 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 टी बराबर टाउ के होता है ना, टी बराबर टाउ जब होता है, तो हमारे पास यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास 0.63 आई मैक्स के बराबर आती है। दैट इज टी अपॉन जब टाउ के बराबर होगा इस दैट टाइम जहाँ पे जो करंट डेवलप हुआ है वो 63% है आई मैक्स के। ठीक है। 63% है हमारे पास आई मैक्सिमम की। अब लास्ट चीज़ रह जाती है, डेट इज इसका ग्राफ। तो वो ग्राफ भी आपको मैं बनाना सिखा देता हूँ या बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आई वर्सेस टी का ग्राफ मेरे को अगर बनाना है यहाँ पे, तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा हमारे पास, देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से हमारे पास जाके ये कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रैक करूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ई अपॉन आर के बराबर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल नॉलेज। अब करना क्या है, क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज ये वाला पार्ट ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर मैं सबसे पहला वाला केस ले लेंगे, अगर मैं टी को जीरो के बराबर पुट कर दूं, टी जीरो, तो हमारे पास आई क्या आया था, जीरो के बराबर पुट आया था, मतलब आया था। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं इंडक्टर को, जो इंडक्टर है हमारे पास, रिप्लेस कर दूंगा, एक ओपन सर्किट बना दूंगा। क्या करूंगा, ओपन सर्किट काट दूंगा कुछ इस तरह से हमारे पास। ठीक है। समझ में आ गया। हाँ जी सर, सही कह रहे हो। अगर क्वेश्चन में कभी भी हमारे पास यहाँ पे t बराबर जीरो का टाइम हमारे पास हो, तो कुछ इस तरह से हमारे पे करना है। अगर टाइम इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है तो हमारे पास जो आई आता है दैट इज मैक्सिमम आई, एंड दैट इज इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर होता है। एंड इन दैट केस आपको क्या कर देना होगा, जो हमारे पास इंडक्टर, प्यारा सा इंडक्टर है हमारे पास यहाँ पे, उसे हम लोग को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे आप में जो है, कुछ नहीं बोलना, रुक जाओ। जैसे गाइज आप बहुतों को अपने लाइफ में रिप्लेस करते हो, वैसे ही इंडक्टर को रिप्लेस कर दो। कहाँ से, एक शॉर्ट वायर से, शॉर्ट वायर
एंड उस केस में हमारे पास ओपन कर देना है, सीधी सी बात है, ओपन हमारे पास इधर कर देना होगा, इंडक्टर को हटा दो, एक शॉर्ट वायर हमारे पास कर देना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास पूरा यहाँ पे चार्जिंग। जब चार्ज हो रहा है मतलब करंट समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, जब समय मतलब करंट जो है समय के साथ बढ़ रहा होगा तो हमें कुछ इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है, करंट कैसे आया था वो उन्होंने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं डिस्चार्जिंग। मैं इसका जो है डेरिवेशन अब नहीं करवा रहा, अब सीधी सी बात है आप वैसे ही कर सकते हो। डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है, करंट डिक्रीज विथ टाइम, वैसे वहाँ पे बढ़ रहा था वैसे यहाँ पे घटेगा। उस केस में जो हमारे पास करंट की जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सीधी सी बात ये है, डेट इज इक्वल टू हमारे पास आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर है। आई नॉट जो है ना गाइज दैट इज इक्वल टू ई अपॉन आर ही है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है, ठीक है, ये मैं बता दूं पहले ही। अच्छा, उस केस में हमारे पास क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं t बराबर 0 की बात करता हूँ तो उस केस में i जो है हमारे पास आई नॉट के बराबर आएगा, i इज इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर आएगा। एंड अगर मैं t टेंस टू इन्फिनाइट की बात करता हूँ दैट इज इस केस में हमारे पास 0 के बराबर आएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका केस। एंड लास्टली मैं आपको यहाँ पे ग्राफ भी बनाना बता देता हूँ क्या आएगा ग्राफ, दैट इज टाइम और हमारे पास यहाँ पे करंट का, उसका अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ यहाँ पे, वो ग्राफ जो बन के आता है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, समय के साथ घट रहा है। तो ये जो है हमारे पास आई नॉट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफ भी बता दिया है, डिस्चार्जिंग का केस कर दिया है, चार्जिंग का केस भी आपको मैंने करवा दिया है। ओके, ठीक है गाइज, तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा पूरा गाइज EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोगों ने छोटी कंसेप्ट को डिस्कस किया है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। जेई अगर आपने ये कर लिया, आपके जेई में बहुत ज़्यादा जो है चांसेस बन जाएंगे इस चैप्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी जो है इस चैप्टर से सीखने को मिला है, इस वीडियो से सेशन से सीखने को मिला है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपको नीचे ही लाइक का बटन मिल जाएगा, थम्स अप पीना नहीं है, उसे दबा देना है, उसके बाद जाके आप पी लीजिए जिससे आप चिल भी कर सको, बिकॉज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। प्लीज़ कर लीजिएगा लाइक। एंड उसी के साथ आज का सेशन इतना ही था, हम लोगों ने सारी कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे अच्छा लगा हो इस सेशन में, प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ जो कि आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए जिससे ये छोटा सा चैनल है हमारा वो ग्रो कर सके, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, आपको जो है अगर आपको पर्सनली डीएम करना है, सिर्फ मेरे से डाउट है आपको पूछना है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। साथ में आपको मैंने अपना आईडी भी दिया था टेलीग्राम का, क्रिशु18 करके, वहाँ से भी आप जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सेशन पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर ही, ठीक है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।